हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज हम आपके सीबीएसई एग्जाम में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है विच इज अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और आप डेफिनेटली सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। पहला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है बच्चों, द गिवन बिलो इमेजेस आर दोज ऑफ a specialized slide projector. Slides are small transparencies mounted in a study frames ideally suited to magnification and projection. Since they have a very high resolution and a high image quality, there is a tray where the slides are to be put into a particular orientation so that the viewers can see enlarged erect images of transparent slides. This means that the slides will have to be inserted upside down in the projector tray. So that's how something which we are doing, projector tray में रखे रहे हैं और वहां पे हमको कैसी इमेज मिल रही है, enlarged erect image मिल रही है। ठीक है, अब ये आपका हो गया पूरा केस। अब इसी केस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। केस क्लियर है? नहीं भी क्लियर है तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और वापस केस को जाएंगे कि ये पॉइंट कहां पे मेंशन किया गया है और इससे क्या मतलब है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, टू शो हर स्टूडेंट्स द इमेजेस ऑफ इंसेक्ट दैट शी इन्वेस्टिगेटेड इन द लैब, मिसेस अय्यर ब्रॉट अ स्लाइड प्रोजेक्टर. हर स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूस्ड अ 500 टाइम्स enlarged and inverted image of a slide on a screen which is 10 मीटर अवे. अब देखो ये दूसरा चीज हो गया। यहां पे मिसेस अय्यर ने यूज तो किया है स्लाइड प्रोजेक्टर का, बट यहां पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है जो कि 10 मीटर दूर रखी है। ठीक है, इन्वर्टेड है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी रियल एज वेल। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड द डेटा गिवन अबव पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट द स्लाइड प्रोजेक्टर हैव. सोचो, अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहां पे आपको, इसके अकॉर्डिंग, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्लाइड प्रोजेक्टर में जो लेंस यूज हो रहा है वो कौन सा लेंस होगा. अब ऊपर तो हमें वर्चुअल इमेज मिल रही थी, यहां पे कौन सी इमेज की बात कर रहा है, इन्वर्टेड की. कौन सा हो सकता है लेंस? चलिए आंसर को डिस्कस कर ले। सोचिए, जल्दी से आंसर करिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इफ v इज द सिंबल यूज फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन विच वन होना चाहिए यहां पे, शायद with a state reason what will be the sign for v by u in the given case. अब ये भी आपको बताना है यहाँ पे। और थर्ड के आपके दो पार्ट कर दिए हैं, सॉलिड प्रोजेक्टर, a slide projector has convex lens with a focal length. चलिए इन पे आएंगे, पहले इन दो क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोचिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, सोचिए इन क्वेश्चंस को। ओके, तो बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऐसा कौन सा लेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जो हमें दोनों तरीके की इमेजेस दे सकता है, वेदर इट इज वर्चुअल और इट इज रियल. दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. इफ v इज द सिंबल यूज फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u इज फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन with one reason state what will be the sign of for v by u in the given case. अगर इस केस की बात करें, इस केस में v by u का साइन क्या होगा. तो बच्चों एक सिंपल सा, और आपको एक यहां पे रीजन भी देना है डेफिनेटली. ठीक है, ये भी लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लो. हर स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूस अ 500 टाइम्स enlarged and inverted image of a slide on a screen which is 10 मीटर अवे. तो यहां पे enlarged image मिल रही है बट इन्वर्टेड मिल रही है. ठीक है, तो ये रियल इमेज होगी और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन या तो वो मिरर हो या फिर लेंस हो, दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, राइट. और यही इक्वल होता है v बाई यू के. ठीक है, तो v बाई यू का साइन आपका कैसा होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा. सिंपल. चलिए थर्ड के ए पार्ट में आते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में आते हैं. अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर गिवन है. प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. placed upside down from 21 centimeter from the lens. ये हो गई आपकी object distance. How far should the screen be placed from the slide projector of lens so that the slide is in focus?
so that the slide is in focus. ठीक है, चलिए सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं है। अब यहां पे आंसर तो गिवन है 420, सॉल्व करते हैं हम अपने आप से। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वी ऑल नो दैट। अब सबसे बड़ी चीज यहां पे क्या आती है, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे डिसाइड करें फोकल लेंथ क्या होगी, याद कर ले, नहीं याद बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पे देखो, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जब रेस पैरेलल आती हैं वो फोकस से पास होती हैं, तो फोकस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से मेजर करनी है, तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। या आप कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लोगे कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग देखोगे, तो भी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है डिस्टेंस, इस वजह से ये पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। चलिए वैल्यूज देख लेते हैं एक बार, क्या गिवन थी, फोकल लेंथ 20 and object distance 21. वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हर एक स्टेप करना, बिल्कुल जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, 1 मिनट ज्यादा ले लेना क्वेश्चन में, स्टेप सारे करने हैं आपको, ठीक है, स्टेप कोई भी मिस मत करिएगा। चलिए 1/v, अब यहां से सॉल्व करना इजी हो गया है, 1/21 को हम उस साइड पे भेजेंगे। वन बाई वी की वैल्यू आ रही है 1/420, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 सेंटीमीटर। ठीक है, चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में पूछा है, व्हेन अ स्लाइड इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस इन द प्रोजेक्टर, द इमेज इज फॉर्म्ड 3 मीटर इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 14 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, नॉट टू स्केल। स्केल नहीं करना है, सिंपल आपको इमेज। अब अच्छा देखो यहां पे एक चीज क्या कर दी, फोकल लेंथ हमें गिवन थी 20, है ना, फोकल लेंथ यहां पे गिवन थी 20। When a slide projector is placed 15 सेंटीमीटर behind the lens, स्लाइड प्रोजेक्टर को प्लेस किया गया 15 सेंटीमीटर behind the lens। अब 15 सेंटीमीटर behind the lens उसको प्लेस किया गया है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोजेक्टर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड 3 मीटर इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, इमेज जो फॉर्म हो रही है फ्रंट पार्ट पे फॉर्म हो रही है, 3 मीटर पे फॉर्म हो रही है, 3 मीटर इन द फॉर्म ऑफ द लेंस। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज द फोकल लेंथ। अब देखो पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं तो यही सोच रहा था भी, मैंने जब तक ये लाइन नहीं पढ़ी थी कि भाई फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर, ये तो फिर गलत हो गया, लेकिन यहां पे चेंज कर दिया है वैल्यूज। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 14 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 14 है, तो मतलब फोकल लेंथ के बाद रखा गया है ऑब्जेक्ट को। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट इमेज फॉर्मेशन, स्केल पे नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है। अब सिंपल सी चीज है, अगर फोकल लेंथ के पहले रखा गया है तो विच केस इज पॉसिबल, कहीं पे 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा है तो इमेज आपकी अदर साइड पे 2f के बाद बनती है। सिंपल केस लेके आपको वहां पे इमेज फॉर्मेशन कर देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Vikram had gone to his cousin's apartment to celebrate Holi. While climbing the stairs, he observed that all the electric meters and the main switches were installed on one side of the staircase. चलिए ठीक है। On each meter box, apart from the other information, the following was also written: kWh meter and 220 volt AC. ठीक है, ये दो चीजें मेंशन ही मेंशन है, अदर इंफॉर्मेशन भी, लेकिन ये दोनों चीजें मेंशन है। चलिए ये तो केस दे दिया इन्होंने। और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, ये क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, शॉर्ट में इसी लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज एसी यूज्ड इन इंडिया चेंज डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। सेकंड, विक्रम इज क्यूरियस टू नो इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड द वायर यूज्ड इन अ फ्यूज, एक्सप्लेन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से लेवल समझ में आएगा आपको, कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इनका आंसर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल श्योर है ये चीज तो, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ये चीज हमें पता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया इट इज 50 हर्ट्ज। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हो जाता है, द करंट चेंजेस द करंट, दिस मींस द चेंजेस करंट, एसी करंट चेंजेस एवरी 1/100 ऑफ सेकेंड। कितना टाइम में चेंज करेगी, एवरी 1/100 ऑफ द सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 है ना, ठीक है, तो
पहले अगर आप कंप्लीट उसके वेव का आप कैलकुलेट करोगे तो जाके यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/100 सेकेंड। सेकंड में क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या इलेक्ट्रिक हीटर और जो फ्यूज में वायर यूज हो रहा है वो सेम होता है, क्यों क्या होता है, चलिए देखते हैं। द वायर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड द वायर यूज्ड इन अ फ्यूज डिफर फ्रॉम वन अनदर। क्यों, सिंपल सी चीज है, फ्यूज में हम वैसा वायर यूज करेंगे, कैसा, किसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, देयर रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स पे बेस्ड होता है। द वायर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तभी तो वो हीट अप हो पाएगा और हम इलेक्ट्रिक हीटर को यूज कर पाएंगे। अगर वो मेल्ट हो गया तब तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रिक हीटर को यूज ही नहीं कर सकते हैं। बट फ्यूज में जो हम यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, whereas the wire used in a fuse has low resistivity as well as the low melting point। ठीक है, फ्यूज का यूज क्या होता है, फ्यूज का यूज होता है कि वो ओवर जो करंट फ्लो हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए, तो वहां पे जो हम वायर यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है, इसकी वजह से जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो होगी वो आपका क्या करेगा, वो आपका मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो फर्दर करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। और हीटर में तो हमें ज्यादा से ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस चाहिए, तो वहां पे जो मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी रखेंगे वो हम हाई रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Shivani had studied in her class that an electronic bulb consists of a filament made up of a metal having a high melting point such as tungsten. Also, the bulbs are filled with a chemically inert gas such as nitrogen or argon to prolong the life of a filament. चलिए, बिल्कुल सही बात है भाई ना, तो वहां पे हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन जैसी, और जो हम टंगस्टन यूज करते हैं उसका काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से वो हमें ग्लो करता है जब वो हीट होता है। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का काम, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन है। ठीक है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसके पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। गिवन डेटा नोट डाउन करना है, फिर जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो आपको लिखना है, देन कैलकुलेशन एंड देन द फाइनल आंसर। चलिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू पूछ रहा है यहां पे हमसे, पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 32 सेकेंड, टाइम भी दे दिया है यहाँ पे 32 सेकेंड। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, Q इज इक्वल टू एनी, एंड I की बात करें तो I क्या होता है, Q बाई टी। सो Q की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, I इंटू टी, तो यहीं पे प्लेस कर दें, IT इज इक्वल टू एनी, फॉर्मूले को ब्लॉक में कर देना। ठीक है, अब आती है, देखो मैंने गिवन इंफॉर्मेशन लिखी, फॉर्मूला लिखा, अब मैं करूंगा कैलकुलेशन। सो IT इज इक्वल टू एनी आ गया, क्या क्या गिवन है, I की वैल्यू भी गिवन है ना हमको बच्चों, 2 एम्पियर। सो 2 इंटू, और ये चीज चेक कर लेना सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट में है कि नहीं, सारी चीजें यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट में है। हमें N की वैल्यू बतानी है, E की वैल्यू हम सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है ना। तो N यहां से कितना आ जाएगा, अगर आप देखो बच्चों यहां से ये तो 2 टाइम्स जाएगा, अगर मैं डेसिमल हटा दूं यहाँ पे एक 0 बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 19, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। चेक करेंगे आंसर एक बार हम लोग, 4 इंटू 10 टू दी पावर 20, वही बात है। ठीक है, ये 10 टू दी पावर है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इन्होंने इसको सही से नहीं लिखा है, 10 टू दी पावर 20 है, तो मैं 40 इंटू 10 टू दी पावर 19 लिखूं या 4 इंटू 10 टू दी पावर 20 लिखूं, दोनों सेम चीजें हैं, आंसर बिल्कुल ही सही है आपका, कोई भी आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सर ये लिख के आगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं बिल्कुल सही होगा, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, शिवम वंडर्ड हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस हीट, एक्सप्लेन। अब देखो केस बेस्ड भी हो गया, न्यूमेरिकल भी करा लिया, और यहां पे अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पूछ लिया है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी पूछ लिया। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, वी ऑल नो दैट कंडक्टर्स हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड at the ends of a conductor the free electron start moving, यही कॉन्सेप्ट होता है करंट फ्लो होने का, from the higher potential to the lower potential। however the motion of free electrons is not very smooth, बहुत स्मूथ नहीं होता है, वो कोलाइड करते हैं, वो इंटरप्ट होते हैं, इस वजह से तो रेजिस्टेंस होता है हर मटेरियल में, हर कंडक्टर में। so they collide with the molecules or atoms of the conductor and during this collision a part of the energy of moving electron is transformed to the atoms of the conductor. The atoms of the conductor start moving more vigorously and temperature of the conductor start rising. As a result, heat is produced in a conductor. So basic reason क्या है बच्चों,
जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, रैंडम मोशन भी हो रहा होता है वहां पे, और बहुत सारे कोलिजन्स और इंटरप्शंस होते हैं। इसकी वजह से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली वहां पे इंक्रीज भी हुई है, काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज हुआ है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, फिर जो कोलिजन हो रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में वो गेन हो रहा है हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर राइज होता है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा था बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, A typical rating on an electric bulb is 60 watt and 220 volt। एक टिपिकल रेटिंग की बात कर रहे हैं कि हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब में जो एक नॉर्मल एफएससी रेटिंग होती है वो मेंशन होती है 60 वाट और 220 वोल्ट। 100 वाट भी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 60 वाट 220 वोल्ट इन्होंने एग्जांपल लिया है। तो इसका मतलब क्या है 60 वाट 220 वोल्ट? इस स्टेटमेंट का मतलब है बच्चों दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब विल वर्क विद द ऑप्टिमम एफिशिएंसी एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, इस पे ये काम करेगा अच्छे से, एंड विल कंज्यूम द पावर ऑफ 60 वॉट। कितना पावर ये कंज्यूम करेगा? 60 वॉट की पावर को ये कंज्यूम करेगा। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा हो आपको, कोई क्वेरी हो रही हो, कोई चीज नहीं क्लियर हुई हो माइंड में, कमेंट बॉक्स में बताइए एंड आई विल बी क्लियरिंग इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रमन इज अ कीन ऑब्जर्वर एंड लव्स द स्पेक्टुलर कलर्स इन अ रेनबो। अब ये रेनबो का क्वेश्चन है तो डेफिनेट सी चीज है, ये ह्यूमन आई का क्वेश्चन है ना, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, देख लो। ही ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम पैटर्न व्हेन ही अलाउड सनलाइट टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। बिल्कुल सही बात है, ग्लास प्रिज्म में भी हमको यही पैटर्न देखने को मिलते हैं। He guessed that it is due to the inclined refracting surface of a glass prism, which is responsible for showing such an exciting phenomena, whereas no such phenomena was observed when the light which is passing through a glass slab। बहुत अच्छी बात है, ग्लास स्लैब में जब पास होता है तब हमको ये फिनोमेना नहीं दिखता है, बट प्रिज्म में ये चीज दिखती। तो डेफिनेटली ये बहुत सही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा, जो इंक्लाइंड एंगल होता है, जो स्पेसिफिकली प्रिज्म एंगल होता है, उस पर ये चीजें होती हुई हमें दिख रही होती हैं। और ग्लास स्लैब से अगर कोई लाइट रे पास होती है तो जो फाइनल इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, ये चीज याद रखना। और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन हियर, नेम द फिनोमेना दैट कुड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये फिनोमेना आपको बताना है। व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ सिमिलर बैंड ऑफ कलर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। चलिए दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पहला थोड़ा इजी है, सेकंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इजी दोनों, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, जो फिनोमेना जो एक्सप्लेन कर सकता है आपके फॉर्मेशन ऑफ रेनबो को, दैट इज डिस्पर्जन एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द 7 कंपोनेंट कलर्स। बेसिकली और लिखा है यहाँ पे, एंड नहीं लिखा है, मैंने गलत पढ़ दिया था, दोनों सेम ही चीजें, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कंपोनेंट कलर्स, दैट इज अ डिस्पर्जन इटसेल्फ, है ना। अब ये फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होता है जब व्हाइट लाइट पास होती है आपकी किसी ग्लास स्लैब से, बिकॉज द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इन अ ग्लास स्लैब आर पैरेलल टू ईच अदर, वेयर एज दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल इन अ ग्लास प्रिज्म, जिस एंगल को हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू से देखते हो, ये एंगल जो होता है इसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ग्लास स्लैब जो होता है, दोनों रेस, दोनों जो आपकी सरफेस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, वो इंक्लाइन नहीं होती किसी एंगल पे, इस वजह से ग्लास स्लैब में हमको ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलता। और बहुत क्लियरली ये आपके केस में मेंशन भी था, केस में ऑलरेडी आंसर आपका मेंशन था, है ना, दोनों आंसर्स आपके मेंशन थे। चलिए बच्चों, तो ये कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जब एग्जाम देने जाओगे हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन ही मिल जाए, ठीक है, और बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज के। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम, एंड डेफिनेटली 20th को हम एनालिसिस कर रहे हैं। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, 17th बच्चों, 17th जो कि कल की डेट है, और हम करने वाले हैं फिजिक्स की मैराथन क्लास आपकी, नोट डाउन कर लो टाइमिंग्स, 3 PM to 8 PM, बिल्कुल भी मिस मत करना। और 18th को आपकी है बायोलॉजी की मैराथन क्लास, सेम टाइमिंग, एंड 19th दैट इज फॉर केमिस्ट्री। तो ये जो 5-6 घंटे की क्लास हो रही ना बच्चों, सारी चीजें हो जाएंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे, कैसे एग्जाम में आंसर्स को लिखना है, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरा पेपर आउट करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं देखो, बहुत सारे टीचर ही बोलते हैं पेपर आउट करने वाले, मैं ये वर्ड यूज जनरली नहीं करता हूं, बिकॉज सी कॉन्सेप्ट आई कैन टेल यू, है ना, मैं नहीं बात कर रहा पेपर आउट करने की। लेकिन आप कहोगे सर यहां पे कुछ वैल्यूज चेंज हो गई, बट क्वेश्चन जो आपने पढ़ाया था वही था, कॉन्सेप्ट जो आपने समझाए थे बिल्कुल वही पूछे गए, ठीक है। तो दैट आई एम सेइंग। तो मिलते हैं फिर कल बच्चों मैराथन क्लास में, तब तक अच्छे से तैयारी करिए, अपने डाउट्स ढूंढ के रखिए, मार्क कर लीजिए और मुझसे पूछ लीजिएगा कल की क्लास में। थैंक्स ऑल।